नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मेरा नाम है रवि पाठक। आज बात महंगाई की, और जब बात महंगाई की होती है तो सबसे पहले जिक्र होता है पेट्रोल और डीजल का। पेट्रोल और डीजल को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, खासकर पिछले कुछ दिनों में जब से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल महंगा हो रहा है तो उसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। शायद ही कोई ऐसा राज्य या कोई ऐसा शहर होगा जहां पर 100 रुपए से कम 1 लीटर पेट्रोल आपको मिल रहा होगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपए से कम शायद ही किसी शहर में होगी। ऐसा क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब कच्चा तेल महंगा होगा तो उसको बनाने का कुल मिलाकर के पेट्रोल और डीजल बना करके आप तक पहुंचाने में अमाउंट ज्यादा लगेगा, लागत ज्यादा लगेगी, तो महंगा होगा। लेकिन इस वक्त इसको लेकर सवाल क्या है, सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा। जवाब देने इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त क्रूड ऑयल की बात तो आपको पता है, लेकिन एक ऑयल बॉन्ड का जिक्र हो रहा है जो कि मोदी सरकार कर रही है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हमारे देश की, ये जानकारी इन्होंने दी थी संसद में कि ऑयल बॉन्ड की वजह से जो हमारे ऊपर कर्जा है, जो हमको ऑयल बॉन्ड के बदले जो हमको पैसे देने हैं, उसकी वजह से जो है हम रेट कम नहीं कर पा रहे हैं। ऑयल बॉन्ड क्या है ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन ऑयल बॉन्ड की सारी जानकारी शायद आप लोगों को नहीं मिल पाई होगी कि ऑयल बॉन्ड को लेकर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यानी मनमोहन सरकार जो पहले थी यूपीए की गवर्नमेंट और आज की मोदी सरकार के बीच में क्लैश क्यों है, वो कौन से आंकड़े हैं जो अब तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। मोदी सरकार के आंकड़े और कांग्रेस के आंकड़ों में क्लैश क्यों है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। मतलब पेट्रोल, डीजल और ऑयल बॉन्ड से जुड़े वो सभी सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा जिन जवाबों की जरूरत इस वक्त पूरे देश को है। वो इसलिए क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि आखिर पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हो सकता है। क्या कोई रास्ता है जिससे सस्ता हो सकता है? अगर वो रास्ता है तो इस वक्त मोदी सरकार वो रास्ता क्यों नहीं अपना रही है, और वो जो दलील दे रही है कि कांग्रेस जो कर्जा छोड़ के गई है कंधे पर, उस कर्जे को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा कर्ज लिया था, वो कर्ज क्यों लेना पड़ा था, ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको दे दूं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि बात हो रही है कांग्रेस की, तो हमें चलना होगा 2004 के उस दौर में जब मनमोहन सरकार यानी कि यूपीए 1 सत्ता में आई थी। उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 36 से 37 रुपए पर लीटर, डीजल 24 से 25 रुपए पर लीटर। लेकिन ये वो दौर था जिस दौर में जो सरकार है वो सब्सिडी दिया करती थी। सब्सिडी यानी कि एक वो अमाउंट जो अमाउंट सरकार अपनी तरफ से पे करती है आपको सुविधा देने के लिए। यानी पेट्रोल और डीजल इन दोनों पर सब्सिडी दी जाती थी जो सरकार देती थी। सरकार सब्सिडी किसको देती थी? ये देती थी तेल कंपनियों को। कैसे क्या होता था वो समझिए। होता क्या था, मान लीजिए कि पेट्रोल अगर उस वक्त 35 रुपए का था और डीजल मान लीजिए कि 27 रुपए का था, तो ये कीमत सिर्फ हमारे लिए थी, यानी आम आदमी जो पेट्रोल डीजल लेने जा रहा है इनके लिए। सरकार को ये महंगा पड़ता था, सरकार को ये 37 या 38 रुपए, मतलब 2-3 रुपए पर लीटर जो है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल पर 2 या 3 रुपए जो है वो ज्यादा देना पड़ता था सरकार को। ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा जाता था तेल कंपनियों को। जितनी भी तेल कंपनियां भारत में हैं जो कि कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाती हैं, केरोसिन बनाती हैं, उन कंपनियों को पैसा जाता था। इसलिए क्योंकि भारत में एक सीमित थी, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो सीमित थी कि भाई इससे ज्यादा हम महंगा नहीं कर सकते पेट्रोल डीजल को, क्योंकि पेट्रोल और डीजल भारत में हमेशा से राजनीति का एक मुद्दा रहा है। और अगर जब कभी भी महंगाई की बात होती है तो सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, और जब सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं तो सबसे पहले जिक्र होता है पेट्रोल और डीजल का, क्योंकि अगर डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा। इसीलिए पेट्रोल डीजल को लेकर के हमेशा से सियासत गर्म रही है। तो उस दौरान क्या होता था कि हमारी जो यानी सरकार की जो प्राथमिकता होती थी वो ये कि हम इस कीमत से ज्यादा पर नहीं बेचेंगे। लेकिन तेल कंपनियों को तो महंगा पड़ रहा था, तो पैसा कौन देगा? तो वो देती थी उस वक्त की जो भी सरकार केंद्र में मौजूद होती थी, उनका ये काम था। अब आगे समझिए कि कैसे क्या हुआ। यहीं पर बात आती है ऑयल बॉन्ड की। ऑयल बॉन्ड मतलब क्या? मैंने आपको बताया कि सब्सिडी दिया करती थी सरकार। सब्सिडी किसको जाता था? तेल कंपनी को। यानी अगर 30 रुपए का पेट्रोल हमें मिल रहा है तो समझिए कि सरकार को वो पेट्रोल पड़ता था 33, 34, 35 रुपए का, यानी कि 3, 4, 5 रुपए जो है ये जाता था किसको? तेल कंपनियों को। अब ये 3, 4, 5 रुपए पर लीटर पे जा रहा है, तो
न जाने कितना ही पेट्रोल खरीदा जाता है। साल भर की हम बात करते हैं क्योंकि एक सालाना आंकड़ा हम बताते हैं, तो करोड़ों में हो जाता है वो अमाउंट। और सिर्फ करोड़ों में नहीं कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ लाख करोड़ तक चला जाता है। ये जो 1.3 लाख करोड़ की जो बात हो रही है ना ऑयल बॉन्ड की, जो कांग्रेस ने जारी किए थे, उसको लेकर के अब मैं समझाने की यहां पर कोशिश ये करूंगा कि ये जो पैसा सरकार को देना पड़ता था तो ये कैश में जाता था पैसा पहले तेल कंपनियों को। 2005 में मनमोहन सरकार ने क्या किया कि तेल कंपनियों को बोला कि भैया हम ऑयल बॉन्ड जारी कर रहे हैं। ये मान लीजिए तेल कंपनी है और ये मान लीजिए सरकार है। अब तेल कंपनी मान लीजिए कोई वहां से क्रूड ऑयल मान लीजिए 1 लीटर अगर पेट्रोल बनाने में मान लीजिए इनका खर्चा आ रहा है 50 रुपए और सरकार कह रही है कि नहीं जी आप 45 रुपए में बेचो। यानी ये जो 5 रुपए का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किसको देना है? सरकार को, इनको देना है। यानी 1 लीटर पेट्रोल बिकेगा तो 5 रुपए की जो डिफरेंस आएगा वो सरकार जो है वो तेल कंपनी को देगी, तो कैश में देना पड़ेगा पैसा। तो यहां पर क्या किया कि ऑयल बॉन्ड लेकर आए, यानी कि हम आपको कैश में पैसा नहीं देंगे, हम स्कीम ला रहे हैं। वो स्कीम ये है कि आपका जो भी पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है 5 रुपए 10 रुपए पर लीटर पे, या टोटल अमाउंट जितना भी होगा, वो उसके लिए हम आपको एक ऑयल बॉन्ड जारी कर देंगे। बॉन्ड का मतलब होता है सुरक्षा की गारंटी। सुरक्षा की गारंटी का सीधा मतलब ये हो गया कि जितना भी पैसा आपका होगा उसके लिए हमने बॉन्ड जारी किया, ये पैसा हम आपको देंगे। कैसे देंगे वो समझिए। इसके लिए एक टाइम फ्रेम रख लिया गया, 5 साल 10 साल, जैसे कि हम कोई पॉलिसी कराते हैं इस तरीके से। ये मैच्योरिटी पीरियड हो गया कि 5 साल में जो है मैच्योर हो जाएगा, नहीं 5 साल बाद हम आपको पैसा देंगे। अब 5 साल के लिए तेल कंपनियों का पैसा सरकार के ऊपर अटका है। इनका जो पैसा है वो सरकार के ऊपर रह गया। इन्होंने कहा कि आप फिलहाल अपने घर से लगाइए, जो वो डिफरेंस आ रहा है 5 रुपए का 10 रुपए का, वो अपनी तरफ से आप लगा लीजिए और वो समझिए कि वो सरकार के ऊपर जो है कर्ज के तौर पर रहेगा। इसके बदले हम आपको एक बॉन्ड जारी कर देंगे कि हाँ जी भैया आपका इतना पैसा 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख जितना भी पैसा है वो हमारे ऊपर रहेगा, यानी कि सरकार के ऊपर रहेगा। इसके लिए हम आपको ये एक बॉन्ड देते हैं, ये आप दिखाएंगे जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप हमसे पैसा ले लीजिएगा। और ये 5 साल 10 साल का जो पीरियड रखा गया, तो 5 साल 10 साल तक कोई क्यों अपना पैसा छोड़ेगा किसी के ऊपर? पैसा छोड़ेगा मतलब उसके बदले ब्याज लेगा। तो 5 साल और 10 साल के बीच में हर साल जितना भी ब्याज था 5% के हिसाब से 6% के हिसाब से उस दौरान 2005 6 7 के दौरान जो भी उस समय इंटरेस्ट रेट दिया जाता था, उस हिसाब से जो है हर जिस तेल कंपनी का जितना पैसा सरकार के ऊपर था, सरकार ने जितने रुपए का बॉन्ड जारी कर रखा था उस हिसाब से हर साल ब्याज देती थी। और ये कहा गया था कि जब आपका टर्म कंप्लीट हो जाएगा तब आपको वो टोटल अमाउंट दिया जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो डिफरेंस था, जो सब्सिडी दी जाती थी, वो तेल कंपनियों को सरकार देती थी, वही सब्सिडी जो है बॉन्ड के जरिए दिया जाने लगा। तो बॉन्ड के जरिए आपको पैसा तो देना ही है, आपने 5 साल का समय मांगा तो 5 साल के लिए ब्याज भी देंगे, तो पैसा जो है कम्युलेट होकर के बहुत ज्यादा हो गया, जो इस वक्त बताया जा रहा है। अब आगे समझिए, ये 2005-6 में जो है शुरुआत हुई थी इसकी, इन्होंने की थी, मतलब मनमोहन सरकार ने की थी। ऐसा नहीं कि इससे पहले बॉन्ड जारी नहीं होते थे, वाजपेयी सरकार में भी बॉन्ड जारी हुए। ये देखिए, ये अमाउंट आपको दिख रहा है, ये अमाउंट आपको दिख रहा है, ये अमाउंट आपको दिख रहा है, ये जारी हुआ, ये पहले का अमाउंट था टोटल। अब यहां से पूरा क्लीन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2005 में अमाउंट जो है वो ज्यादा जारी हुआ। ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 17,262, ये टोटल अमाउंट, ये सब करोड़ में है। जितना भी आंकड़ा आपको दिख रहा है करोड़ में है। उससे पहले 9,348 करोड़ रुपए पहले से था बॉन्ड का, 17,262 करोड़ रुपए मनमोहन सरकार ने और दिया। टोटल अमाउंट फिर ये यहां पर आ गया 26,611 करोड़। और ये देखिए 845 करोड़ उस दौरान ब्याज जा रहा था, हर साल का ये ब्याज का अमाउंट है जो हर साल दिया जाता था। अब इसके बाद आगे 2006-7 में, तो यहाँ पे देखिए 26,611 करोड़ ये जो अमाउंट था ये पहले से था। 24,122 करोड़ के बॉन्ड और दिए गए, यानी इतना सब्सिडी का जो अमाउंट था वो और दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के हो गया यहाँ पे 50,733 करोड़। अब यहाँ पे ब्याज कितना गया? 1,900 करोड़। इसके बाद आ गया है 2007-8 में, यहाँ पर कितना हो गया ये अमाउंट? ये देखिए 50,733 था, 50,733 तो पहले से 20,553 करोड़ का जो बॉन्ड है, 20,553 करोड़ का बॉन्ड और इसमें जुड़ गया, यानी कि और जारी कर दिया गया। ये हो गया 71,287 और ब्याज कितना हो गया? 3,853 करोड़। इसके बाद क्या हुआ? 2008-9 में और जारी किया गया 7,75942, यानी कि 75,942।
71,000 पहले से था, टोटल अमाउंट हो गया 1,33,000, यानी 1,33,000 करोड़ जो है वो सरकार के ऊपर बॉन्ड के रूप में कर्ज हो गया, जो देनदारी बन गई कि हमको देना है जब मैच्योर होगा। और ये ब्याज तो लगातार हर साल दे ही रहे थे। टोटल अमाउंट यहाँ पे जोड़ के, अच्छा 2009-10 में भी जारी हुआ है 10,306, 6 करोड़ रुपए। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है 6 करोड़, ये मैच्योरिटी हुई थी तो ये वापस गया था। ये जो अमाउंट दिख रहा है 385 करोड़, ये मैच्योरिटी हो गई थी, यानी कि ये पैसा जो है वापस दे दिया गया था। यहाँ पे 6 करोड़ वापस दे दिया गया, टोटल अमाउंट बच गया 1,44,000 करोड़। इसका ब्याज जो था ये 10,535 करोड़ दिया जाता था। ये 2009-10 तक की बात है। एक 1,30,000 करोड़ यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने जो है जारी किए, और इतना पैसा जो है इनके ऊपर रहा, जिसकी मैच्योरिटी अभी धीरे धीरे हो रही है। एक की मैच्योरिटी तो अभी इसी साल हुई है, लगभग 10,000 करोड़ था, तो अब 1,20,000 करोड़ करीब बचा है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2005 से लेकर 2008 तक तो बहुत अच्छा खासा हिसाब चला था, लेकिन 2008 में क्या हुआ, 2008 में मनमोहन सरकार को बहुत ही बड़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मंदी का सामना कर रहा था पूरा विश्व, तो भारत पर भी इसका असर हुआ। अब भारत पर कैसे असर हुआ, उस दौरान क्या हुआ, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल वो महंगा होता चला गया। इंटरनेशनल मार्केट में आंकड़ा पहुंच गया था 100 के पार, यानी $100 प्रति बैरल से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच गया था, जो इस वक्त भी है 110, 111, 112 जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त पहुंच गया 100 से ज्यादा। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत जो देश में रही वो वही रही, लगभग 40 से 50 के बीच में। क्यों? क्योंकि यहां दी जाती थी सब्सिडी, तो सब्सिडी का अमाउंट बढ़ता चला गया, जो मैंने आपको टेबल में दिखाया कि किस तरीके से सब्सिडी बढ़ता चला गया। दबाव यह था कि पेट्रोल डीजल का दाम अगर हम महंगे कर देते हैं, यानी कि सब्सिडी अगर हम कम करते हैं, पैसा इधर बढ़ा दें अमाउंट, यानी कि जितने रुपए में लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो उसका असर सीधे सीधे जनता पर होगा और जनता हमसे निराश हो जाएगी। तो उनको निराश ना होने देने के चक्कर में सरकार ने जो क्या किया कि भाई सब्सिडी देते चले गए कि जनता को नहीं पता चलेगा, हम इधर तेल कंपनियों को देंगे। वो बॉन्ड के रूप में दिया, तो वो इकट्ठा होता चला गया, और वो ऐसा हो गया कि हम 5 साल 10 साल बाद देंगे, बाद में सरकार रहे ना रहे। हालांकि ये स्थिति इस सोच के साथ किया गया। लेकिन जब यहां पर रिसेशन आ गया, तो उस दौरान क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल हो गया महंगा, तेल कंपनियों को होने लगा घाटा। तेल कंपनियों ने क्या कहा कि भैया आप हमको बॉन्ड तो जारी कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड से क्या होता है, वो कागज का टुकड़ा है, पैसा तो हमको मिल नहीं रहा है। अब जब पैसा हमको नहीं मिल रहा है तो हम तेल खरीदे कैसे, उसको हम रिफाइन कैसे करें, आप तक हम पहुंचाए कैसे, क्योंकि आपने हमको बॉन्ड दिया है, कैश तो दिया नहीं है, हमको कैश चाहिए। इवन जो सरकारी कंपनी थी, जो देश की जो सरकारी कंपनी है जो तेल में डील करती हैं, उनके पास भी पैसा खत्म होने लगा, कगार ये आ गया था। मतलब इस कगार पे उस वक्त तेल कंपनियां पहुंच चुकी थी कि उनको लग रहा था कि हमको जो है कारोबार समेटना पड़ेगा, हमको चाहिए पैसा। तो फिर क्या हुआ कि 2010 में जाकर के, हालांकि कुछ दिनों बाद फिर क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तो उसके बाद क्या किया सरकार ने कि जो सब्सिडी अमाउंट है वो उस दौरान बीच में कुछ कैश में दिया, और उसके कुछ ही दिन बाद जो है पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया गया। इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी जाती थी, पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया। सब्सिडी को खत्म करने का मतलब जो भी 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए जो दिया जाता था, उन्होंने बोला कि भाई तेल कंपनियों को कि हम आपको सब्सिडी नहीं दे सकते, अब आप एक काम कीजिए कि आप खुद से रेट
तय कीजिए, 2 महीने 3 महीने पे आप एक आकलन कीजिए और रेट तय कीजिए कि आप कितने रुपए में बेचना चाहते हैं। सरकार आपको सब्सिडी नहीं देगी, यानी कि जनता के ऊपर बोझ थोड़ा सा बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ ये कि जो तेल, जितनी लागत तेल कंपनियों को लग रही थी क्रूड ऑयल लाने में, रिफाइन करने में और पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में, उस लागत के हिसाब से पैसा वसूला जाने लगा। सरकार का रोल वहां से खत्म हो गया। ये देखिए 2010 में पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म। उस दौरान अब समझिए कि 2010 में जब पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म किया गया तो ये भी फैसला सोच समझ करके लिया जाता है। 2008 में ऐसा नहीं लिया गया था, क्योंकि अगर उस टाइम अचानक से ये फैसला ले लिया जाता तो उस टाइम क्रूड ऑयल जो है वो बहुत महंगा था, तो रेट जो है वो अचानक से 20, 25, 30 रुपए बढ़ जाते। यानी कि जो चीज आपको 35, 40 रुपए में मिल रही है वो अगर सीधे सीधे आपको 55, 60, 70 रुपए में मिलने लगती तो एक बहुत ही बड़ा जो है वो चाउस हो जाता और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बनता। लेकिन थोड़ा इंतजार किया गया, जब तेल सस्ता हो गया 2008 के एंड में जो है तेल लगभग सस्ता हो गया था, इतना सस्ता हो गया था कि वो 65-70 के करीब आ गया था। और 2010 में जब ये फैसला लिया गया तब जो कच्चा तेल मार्केट में था वो $70-75 प्रति बैरल था। उस दौरान क्या हुआ, अब क्या है, यहाँ पे सब्सिडी नहीं दी जाती थी, ये तेल कंपनियां खुद रेट तय करती थी। तब पेट्रोल के जो रेट था पर लीटर वो था 51 रुपए, जबकि 2009 में पेट्रोल था 40 रुपए। ये डिफरेंस मैं इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आंकड़ा है ये 51 रुपए कब था, जब सब्सिडी नहीं दी जाती थी, और ये कब था, जब सब्सिडी दी जाती थी। अब ये जो आपको 10 रुपए का 11 रुपए का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये कहां जाता था, यही वो कर्ज है। ये जो 11 रुपए का डिफरेंस है, ये उस टाइम की जो सरकार है वो किसको देती थी, तेल कंपनियों को। इस वजह से ये अमाउंट हमको हमारे ऊपर नहीं पड़ता था, यानी कि आम जनता को नहीं पता चलता था, और रेट लेकिन ये था। तो जब वो खत्म हो गया, सब्सिडी का चक्कर खत्म हो गया, तेल कंपनियों ने खुद ही अपना रेट तय करना शुरू कर दिया। तो 2009 के बाद 2010 में ये 51 रुपए करीब था, और इसके बाद से 2013 से 2014 तक लगातार तेल कंपनियां जो है वो रेट बढ़ाती चली गई, उनकी लागत बढ़ती चली गई तो वो रेट बढ़ाते चले गए। रेट बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंच गए कि मनमोहन सरकार जब एक तरीके से जब दूसरा कार्यकाल उनका खत्म होने वाला था 2013 के एंड तक, तब जो रेट था वो 73 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका था पेट्रोल का, और डीजल भी इसी के आसपास था, थोड़ा बहुत कम था। डीजल के और पेट्रोल के रेट में हमेशा से डिफरेंस रहा है। डीजल उस टाइम इसके मुकाबले तो काफी कम था, 50-60 के आसपास था, 50 के आसपास। अब कहानी यहां पर क्या हुई, यही मुद्दा उठाया गया कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल जो है लगातार महंगा हो रहा है, और एक ये भी कारण था उस वक्त कांग्रेस सरकार की विदाई का। अब मनमोहन सरकार गई 2014 से 2019, यानी कि मोदी सरकार का पहला कार्यकाल। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो क्या हुआ कि डीजल को भी जो है वो डीरेगुलेट कर दिया गया, यानी कि जो सब्सिडी है वो डीजल से भी खत्म कर दी गई, जो 2010 में पेट्रोल के साथ किया गया था। यानी कि पेट्रोल की कीमतें सरकार, जो कंपनियां हैं वो खुद तय करे, वही काम कर दिया गया डीजल के साथ, कि डीजल को भी जो है सब्सिडी से अलग कर दिया गया। अब हम इस पर सब्सिडी नहीं देंगे, अब आप खुद जो है तेल कंपनियां सब्सिडी मतलब खुद तेल कंपनियां जितनी भी उनकी लागत है उस हिसाब से वो तय करें, और उसके बाद जो रेट होगा वो जनता देगी। लेकिन इस दौरान मोदी सरकार जब आई सत्ता में तो उन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी पर जो है रेट बढ़ा दी, यानी कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। पेट्रोल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी टैक्स की तरह, उसको जो है बढ़ा दिया गया। उसको कैसे बढ़ाया गया, देखिए पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे लगते थे और डीजल पर 3 रुपए 46 पैसे लगते थे। ये कब, ये बात है जब ये सत्ता में आए थे, यानी कि 2014 में जब ये लोग आए थे तब, यानी कि मनमोहन सरकार के जाते जाते वक्त तक, लास्ट टाइम तक, जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो लगती थी 9 रुपए 20 पैसे पर लीटर, और डीजल पर लगती थी 3 रुपए 46 पैसे पर लीटर। 2022 में, यानी कि आज की डेट में क्या स्थिति है, पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो लग रही है 27 रुपए 90 पैसे, डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे लगभग। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा है। इसका डिफरेंस क्यों है वो आपको समझाऊंगा। इससे आप ये मत अंदाजा लगाइए कि सीधे सीधे जो है रेट बढ़ गए, कैसे क्या हुआ वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब यहाँ पर पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आखिर रेट तय कैसे होते हैं। मान लीजिए क्रूड ऑयल के हिसाब से तेल कंपनियों ने जो बेस प्राइस तय किया वो मान लीजिए 30 रुपए कर दिया। एक अंदाजा बता रहा हूं, आज की डेट में ये ऊपर नीचे होता रहता है। मान लिया बेस प्राइस ये है, एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगा दी मान लीजिए 20 रुपए। इसके बाद इस पर ये सेंटर का है, जो सेंटर लगाती है एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद वैट लगाती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार ने मान लीजिए इस पर लगा दिए 15 रुपए। और इसके बाद डीलर का कमीशन हो गया, वो मान लीजिए 3 रुपए कुछ पैसे लगते हैं, मान लीजिए 3.5 रुपए। टोटल को जोड़ें 30, 20, 50, 15, 65 और 3, 68, 70 करीब ये पहुंच गया। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट
होता था, जो आज भी होता है। ये आंकड़ा भले आज की डेट में 100 को पार कर चुका है, क्योंकि ये जो है अमाउंट ये ज्यादा है और बेस प्राइस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो महंगा है। जब सरकार गई 2005 के बाद, ये आ जाइए अब 2014-15 में, यहाँ पे जब सरकार गई तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस था 1,34,424 करोड़ और ब्याज कितना जाता था 10,255 करोड़ हर साल का। 2014-15 में जब मोदी सरकार आई तो उसी साल जो है कुछ बॉन्ड्स की जो है मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर हो रहे थे कुछ बॉन्ड्स, यानी कि उनको पैसा वापस करना था उनके बॉन्ड्स के बदले। आते उस वक्त में ये 3500 करोड़ रुपए जो है ये डिस्चार्ज किया गया। ये देखिए आंकड़ा 2014-15 में जब सरकार आई ही थी तो 3500 करोड़ रुपए आते जो है वो देना पड़ा, जो पहले से हमारे ऊपर कर्ज था, और साथ ही साथ 10,255 करोड़ का ब्याज भी। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास ब्याज हर साल जा रहा था। अब ये ब्याज का पैसा कहां से आएगा? ये ब्याज का जो पैसा है ये कहां से आएगा? तो इसी को लाने के लिए यही पैसा सरकार को मिले, ताकि सरकार जब उनकी मैच्योरिटी हो जाएगी, जब वो बॉन्ड लेकर आएंगे पैसा मांगने, तब उनको सरकार दे सके। ये जो बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है 1,48,898 करोड़, ये सिर्फ ब्याज का पैसा, प्लस साथ में ये 1,20,923 करोड़ ये मूलधन और ब्याज मिलाकर के आप जोड़ लीजिए, आंकड़ा 3 लाख करोड़ पार कर जाता है। तो ये अमाउंट कहां से देगी सरकार? इसी अमाउंट को जुटाने के लिए जो है जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ाई गई थी, जिससे कि अमाउंट कैलकुलेट किया जाए। अब क्या खेल है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में, यानी कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की जब तुलना की जा रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर के, तो कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि भैया जितना कर्जा हम छोड़ करके गए थे उससे ज्यादा तो सरकार कमा चुकी है एक्साइज ड्यूटी के तौर पर। वो क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि जब आप एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए अगर लेते हैं पेट्रोल पर, यानी 1 लीटर पेट्रोल पर अगर 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी ली जाती है, तो सालाना लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपए जो है वो सरकार के खाते में गिरते हैं। यानी कि 1 रुपए अगर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है तो लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपए सरकार के खाते में आते हैं। खुद निर्मला सीतारमण ने संसद में ये जानकारी दी थी कि कितनी आज तक कमाई हुई है एक्साइज ड्यूटी से। उसका आंकड़ा कहता है कि 2019-20 में 1,78,000 करोड़ 1,78,000 करोड़ रुपए 2019-20 में, 2020-21 में 3,72,000 करोड़ रुपए आए, और अगर 3 साल का आंकड़ा हम मान लें तो लगभग 8 लाख करोड़ आए हैं अब से, यानी कि मोदी सरकार के बाद जितना भी अब तक वो रहे हैं। अब ये कहता है ऑयल बॉन्ड कि हमारे पास कितना है 1.3 लाख करोड़, यानी देखा जाए तो ये वाला जो अमाउंट है इसके बराबर तो यही हो, इससे तो ज्यादा ही हो गया। हालांकि ये सिर्फ मूलधन है तो इसमें ब्याज मिलाएंगे तो वो फिर इससे नहीं हो पाएगा, यानी कि ये अमाउंट जब जोड़ देंगे तो मतलब कुल मिला के इस आंकड़े से आप ये समझ सकते हैं कि जितना हमारे ऊपर कर्जा है, यानी कि ऑयल बॉन्ड का जितना पैसा देना है उससे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी से मिल चुका है। तो ऐसे में हम क्यों नहीं जो है एक्साइज ड्यूटी कम